जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है काव्य शास्त्र की क्लास कब आएगी, काव्य शास्त्र की क्लास कब आएगी। तो आज हम जो है काव्य शास्त्र की क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारी जो ये साहित्य की जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर जो पूरी तरह निःशुल्क कोर्स चल रहा है सेकंड पेपर का, उस यात्रा में अब तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है काव्य शास्त्र की क्लास आज से स्टार्ट होगी। और काव्य शास्त्र आपको पढ़ाएंगे हमारे साथ जो है ये शंकर जी हैं। ये अभी वर्तमान में जो है ये भी हिंदी के व्याख्याता हैं और मेरे अभिन्न मित्र हैं और हमें पास में पोस्टेड हैं। ठीक है, तो आज से जो है मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और मैंने इनसे कहा कि सर जो है निःशुल्क कोर्स करवा रहे हैं, तो आप अपना सहयोग देना चाहें तो ज़रूर आप आमंत्रित हैं। तो इन्होंने भी इस निःशुल्क कोर्स करवाने की यात्रा में इन्होंने कहा कि मैं ज़रूर सहयोग करूँगा और पूरी तरह पूरा काव्य शास्त्र करवाने की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। और फिर आगे भी जो भी होगा जिस हिसाब से क्या कंटेंट और भी तैयार करना है तो हम मिलकर पूरा कंटेंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सर स्वागत है आपका। नमस्कार। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि ये देखो निःशुल्क एक पेड कोर्स करवाते तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन निःशुल्क यात्रा में सहयोग देना बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के लिए जिस तरह मैं कोर्स करवा रहा हूँ तो इन्होंने कहा कि सर मुझे भी करवाना है ताकि कम से कम बच्चों का फ़ायदा हो। और वर्तमान में ये जो है पहले ये राजस्थान पुलिस में थे, फिर उसके बाद तप्तेश अध्यापक में आए, वर्तमान में व्याख्याता हैं और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ये जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है साक्षात्कार देखे हैं। और हम भगवान से ये मनोकामना करते हैं कि साक्षात्कार रूप में और अंतिम रूप से ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी चयनित हो। धन्यवाद सर। है ना। तो आज से ये जो है काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे। तो पहले इनसे इनका परिचय मैंने आपको करवा दिया है, अब ये जो बताते हैं उनके देख लीजिए, फिर आप रोज़ जो है तैयार रहें। हो सकता है एक दो दिन बीच में अगर क्लास डिले हो मान लो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अब आपका काव्य शास्त्र पूरी तरह करवाने की जिम्मेदारी है और जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है वो आपका पूरी तरह कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो सर संभालिए मंच। नमस्कार साथियों, जैसा कि इस परिचय अपने सर ने करवा दिया है और मेरे को इन्होंने कहा कि सर आपको भी इस निःशुल्क काव्य यात्रा में सहयोग देना है, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और विद्या के बारे में कहा जाता है कि उसको जितना आप फैलाओगे, जितना आप उसका प्रचार करोगे, वो उतना ज़्यादा बढ़ती है, उसमें कमी नहीं आती है। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहनी चाहिए। और अगर सीखने के बीच में रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो अपना जो विकास है, मनोनुकूल विकास, वो नहीं हो पाता है। और इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने जो अपना काव्य शास्त्र है, MS लेवल का पेपर है, अपने टॉपिक नंबर 3 उसको करवाऊंगा। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और कुछ गद्य रचनाएं, कुछ पद्य रचनाएं लगी हुई है उसमें। वो सारा कोर्स मैं सहर्ष करवाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं जैसा कि अभी सर ने बताया, अभी तक एक विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन गुजार रहा हूँ और हिंदी के प्रति समर्पित हूँ। तो अपना जो कोर्स रहेगा वो आपको सबको पता ही है कि अभी जो व्याख्याता के लिए जो चल रही है ये काव्यमाला सीरीज, उसमें जो व्याख्याता के अनुकूल अपन चलेंगे। जैसे सबसे पहले अपन भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, फिर गद्य रचनाएं, पद्य रचनाएं, वो सारी आपके सामने आएगी। तो आज अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रस और रस निष्पत्ति। ये रस निष्पत्ति जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के बारे में आज आपको मैं सामान्य जानकारी देना चाहूँगा और उसको आप ग्रहण करने की कोशिश करें। तो अपना आज का टॉपिक है रस निष्पत्ति। हालांकि आप सब इतने योग्य हैं कि रस के बारे में आप शुरू से पढ़ते आए हैं और कक्षा 9 से 10, 11, 12 में रस के बारे में आपने हिंदी के कोर्स में दिया जाता है। तो उसी कोर्स से आप रस के बारे में जानते ही होंगे। और रस के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। और जो रस की मूलभूत जो विशेषताएं हैं, जो रस का स्वरूप है, वो है कि रस एक अलौकिक आनंद होता है जो काव्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है। उस अलौकिक आनंद को हम रस कहते हैं। और रस के एक अखंड तत्व होता है, रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और रस इस जगत से दूसरे जगत की ओर जाने पर अपने को काव्य के द्वारा प्राप्त होता है, न कि जब तक आदमी अपने स्व में रहता है तब तक वह रस को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसके लिए व्यक्ति को उस रस की स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने स्व से, इस जगत से, राग विराग से, द्वेष से सबसे दूर हटकर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए
जो स्थिति बनाई जाती है उस स्थिति का कारण क्या होता है कि वो रस किस प्रकार से उत्पन्न हो, उसी के लिए ये रस निष्पत्ति अपने कोर्स में भी है। और रस के जो बात की जाए तो रस के अभी वर्तमान में 11 रस माने जाते हैं। हालांकि जो भरत मुनि जी हैं, जो पहले रसवादी आचार्य माने जाते हैं, दूसरी शताब्दी के आचार्य हैं, उन्होंने रस को केवल 8 प्रकार माने थे रस के। और उसके बाद में शांत रस, फिर भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये 3 रस बाद के परवर्ती आचार्यों ने अपने हिंदी साहित्य में जोड़े हैं। और वैसे देखा जाए तो जो हिंदी में जो भारतीय काव्य शास्त्र है, ये जो काव्य शास्त्र है, ये काव्य शास्त्र सीधे सीधे संस्कृत काव्य शास्त्र या संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से लिया गया है। क्योंकि भारत में भारतीय काव्य शास्त्र या हिंदी में जो हिंदी काव्य शास्त्र है वो संस्कृत काव्य शास्त्र की सीधी परंपरा से आता है। तो जो भरत मुनि जी हैं, दूसरी सदी के आचार्य रहे हैं और पहले आचार्य जिनकी अपने को लिखित में कोई रचना मिलती है और उसी रचना के आधार पर भारत में या भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत होती है। और उनका जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। और उसी नाट्यशास्त्र में उन्होंने 8 रसों की कल्पना की है। और जो 9वां रस है शांत रस, वो उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि जो उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने रस की, छंद, अलंकार, जितने भी अपने व्याकरण के काव्य अंग हैं, उन अंगों की विवेचना केवल नाटक के अनुसार की है, नाटक के अनुकरण के आधार पर की है। तो नाटक में शांत रस संभव नहीं है क्योंकि नाटक का अभिनय किया जाता है और अभिनय में शांत रस को दर्शाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने 8 ही रसों की कल्पना की थी। और उन 8 रसों के बाद में जो प्रवर्ती आचार्य हैं उन्होंने शांत रस माना, 10वां रस अपना भक्ति रस है और 11वां रस वात्सल्य रस है। इस प्रकार से 11 रस हो जाते हैं वर्तमान में। तो उन रसों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में उन्होंने एक सूत्र दिया था और वही सूत्र भारतीय हिंदी काव्य शास्त्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। उस काव्य शास्त्र में, इस सूत्र में उन्होंने रस की उत्पत्ति के कारण बताए हैं कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और क्यों होती है। तो रस निष्पत्ति का जो सूत्र है वो अपने भरत मुनि जी ने दिया है और उस सूत्र का नाम है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। ये जो परिभाषा दी है भरत मुनि जी ने, इस परिभाषा के आधार पर ही जो परवर्ती आचार्य रहे हैं उन आचार्यों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। इस जो परिभाषा है, इस परिभाषा में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 3 भावों का उन्होंने उल्लेख किया है। हालांकि जो रस के अवयव है वो रस के अवयव 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये 4 अवयव हैं। इन चारों अवयवों के योग से ही रस की निष्पत्ति, उत्पत्ति, जो भी अलग अलग आचार्य हैं वो अपना अपना मत देते हैं, वो मानी जाती है। तो इन्होंने इनके इस सूत्र में इन्होंने 2 शब्द आए इनके, एक तो आया है संयोग और एक आया है निष्पत्ति। तो भरत मुनि जी के अनुसार संयोग और निष्पत्ति, इन दोनों शब्दों का अर्थ भरत मुनि जी के अनुसार, अभी अपन भरत मुनि जी के अनुसार ही देख रहे हैं। संयोग का अर्थ है सह संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ है विशेष उत्पत्ति, विशेष उत्पत्ति। जो विशेष उत्पत्ति माना है इन्होंने, और संयोग का अर्थ माना है सहसंबंध। और यह सहसंबंध किसका? यह सहसंबंध होता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों का। इनके सहसंबंध से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति यानी विशेष उत्पत्ति माना है इसका अर्थ इन्होंने, कि रस की विशेष उत्पत्ति विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी। और व्यभिचारी भाव को अपन संचारी भाव भी कह सकते हैं। जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी भाव, इन्हें संचारी भाव कहते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 33 मानी जाती है। हालांकि
देव ने 34वें छल नामक व्यभिचारी भाव की भी कल्पना की है, गणना की है। लेकिन ज़्यादातर जो सही काव्य शास्त्री है उन्होंने केवल 33 संचारी भावों की गणना मानी है। तो जो व्यभिचारी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, इन सभी भावों के सह संबंध से रस की विशेष उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना है अपने जो रस सूत्र के प्रवर्तक हैं या रस सूत्र के जो आदि आचार्य भरत मुनि जी, उनके द्वारा इस प्रकार से माना गया है कि रस की जो निष्पत्ति होती है, उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया है विशेष उत्पत्ति, कि विशेष प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है रस की। और ये किन किन के भाव से होते हैं? विभाव के, अनुभाव के, व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव के संयोग से, इनकी सह संबंध से इसकी विशेष उत्पत्ति होती है। और धीरे धीरे बाद में जब इनका काव्यशास्त्र, संस्कृत काव्यशास्त्र की जो परंपरा है वो परंपरा आगे बढ़ती है, और इस परंपरा में जो बाद के आचार्य हैं जैसे भट्ट लोलट है, शंकुक है, भट्ट नायक हैं और अभिनव गुप्त, ये जो 4 प्रमुख व्याख्याकार माने जाते हैं इस सूत्र के। और इन्होंने जो अपने कोर्स में लगा हुआ है रस निष्पत्ति, इसमें इन 4 साहित्यकारों का या 4 जो काव्य शास्त्री है, इन काव्य शास्त्रियों का ही अपने कोर्स में वर्णन है, और इनको अपन मुख्य तौर से अपने को याद रखना है, इनको ध्यान से अपने को पढ़ना है। और ये जो 4 काव्य शास्त्री है, ये जो 4 का भट्ट नायक हैं, भट्ट लोलट हैं, शंकुक है और अभिनव गुप्त है, इन्हीं जो प्रवर्ती आचार्य, इन आचार्यों ने जो भरत मुनि जी के इस सूत्र की अपने अपने परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो विवेचना की है, उस विवेचना को आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। ये तो अपन ने भरत मुनि जी के अनुसार लिखा है। अब जब भरत मुनि जी ये लिख गए कि संयोग का अर्थ सहसंबंध है और निष्पत्ति का अर्थ विशेष प्रकार की उत्पत्ति है जिससे रस की उत्पत्ति होती है, और रस जिसे अलौकिक आनंद माना जाता है। जो काव्य या साहित्य के लिए रस, जब तक रस की प्राप्ति नहीं होती है सहृदय पाठक को, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार इसके पहले जो व्याख्याकार आते हैं उनका नाम है भट्ट लोलट। और भट्ट लोलट इसके प्रथम व्याख्याकार है। इन्होंने जो रस, ये इनका सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से इन्होंने अलग अलग अर्थ लिए हैं। और निष्पत्ति का अर्थ लिया है इन्होंने उत्पत्ति। और इस निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति लिया है। तो इस जो इनका जो पहला वाद है, इस जो काव्य का इनकी जो इनके सूत्र है, इस सूत्र की जो व्याख्या करते हैं अपन तो इसको उत्पत्तिवाद कहा जाता है। और ये मानते हैं कि जो नट अनुकर्ता होते हैं, जैसे नट नटिए, राम आदि पात्रों पर आरोप करके जो सहृदय होता है, उन राम आदि पात्रों का नट नटी में आरोप करके उस अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो इस सिद्धांत को आरोपवाद सिद्धांत भी नाम दिया जाता है। इस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद सिद्धांत भी नाम दिया जाता है। उत्पत्ति तो क्योंकि इन्होंने उत्पत्ति माना है, इसका अर्थ इसलिए से उत्पत्तिवाद माना है। दूसरा इन्होंने संयोग का अर्थ, संयोग का अर्थ माना इन्होंने उत्पाद्य उत्पादक, उत्पादक उत्पाद्य। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये उत्पादक कौन है और उत्पाद्य कौन है। तो संयोग का अर्थ इन्होंने क्या लिया है? स्थायी भाव के लिए। इन्होंने तीनों भावों के लिए अलग अलग, स्थायी भाव के लिए अलग लिया है, संचारी भाव के लिए अलग लिया है और अनुभाव के लिए अलग लिया है। तो ये जो स्थायी भाव के लिए इनका संयोग अर्थ है स्थायी भाव। ये तो स्थायी भाव के लिए इनका संयोग से तात्पर्य है। दूसरा इन्होंने अनुभाव के लिए लिया है,
अनुभाव के लिए इनका संबंध है गम्य गमक। और तीसरा इनका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कह सकते हैं जिन्हें अपन। और संचारी भाव के लिए लिया है इन्होंने पोष्य पोषक। तो इन्होंने निष्पत्ति का सीधा सा अर्थ लिया है उत्पत्ति, इसलिए इस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद अपन कह सकते हैं। दूसरा जो संयोग से इन्होंने अर्थ लिया है वो स्थायी भाव के लिए लिया है उत्पादक और उत्पाद्य, उत्पाद्य उत्पादक। जो ये उत्पादक होते हैं ये तो क्या होते हैं, विभावादि। और विभावादि जहाँ पर भी आपको विभावादि शब्द मिलता है उसका मतलब होता है विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है। ये सारे विभावादि का मतलब होता है सारे अनुभाव, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, इन सभी को मिलाकर हम विभावादि कह सकते हैं। या अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको केवल विभावादि लिखते हैं अपन। और उत्पाद्य, उत्पाद्य यहाँ पर किसको माना गया है, रस को। उसी प्रकार यहाँ पर गम्य किसको माना गया है, रस को, और गमक किसको माना गया है, विभावादि को। इसी प्रकार पोषक किसको माना गया है, रस को, और पोषक किसको माना गया है, विभावादि को पोषक माना गया है। तो जो भट्ट लोलट है इन्होंने अपने जो विचार हैं उन विचारों में निष्पत्ति का अर्थ लिया है उत्पत्ति, और संयोग से इन्होंने स्थायी भाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक का लिया है, अनुभाव के साथ, जिसको आप उत्पाद्य उत्पादक लिख लो। आपके बोलने में सहजता रहेगी। उत्पाद्य उत्पादक, और ये उत्पादक तो क्या हो गए, विभावादि, और उत्पाद्य किसे कहेंगे, रस को। तो ये तो सारे रस के हो जाएंगे और ये सारे विभावादि के हो जाएंगे। और अनुभाव से अर्थ लिया है गम्य गमक का, और संचारी भाव से अर्थ लिया है इन्होंने पोषे पोषक का। तो इस प्रकार इनका जो सिद्धांत है उसे क्या नाम दिया गया है, इनके सिद्धांत के नाम। और जहाँ तक मेरा मानना है स्कूल लेक्चरर में केवल एक तो यह संबंध आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, दूसरा इस सिद्धांत का क्या नाम है, इस सिद्धांत के क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो इस सिद्धांत का नाम अपन ने पहले तो देखा उत्पत्ति, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना है तो इसको उत्पत्तिवाद कहा जाता है। दूसरा कि जो राम आदि नायक मूल अनुकार्य हैं उसका नट नटी द्वारा, उस अनुकर्ता के द्वारा अनुकरण किया जाता है, और उनके जो अनुकरण को सहृदय पाठक श्रोता, जो उस काव्य को सुनने वाले हैं श्रोता है, वो देखकर उनका राम आदि का आरोप नट आदि अनुकर्ताओं पर करके रस की प्रतीति करते हैं। नायक जो सहृदय होता है उसको केवल रस की प्रतीति होती है, तो इसे क्या कहेंगे, आरोपवाद भी कहेंगे अपन, आरोपवाद। दूसरा भट्ट लोलट जी ने कहा है कि जो गुण हैं रस की उत्पत्ति की, जो गुण हैं वो उत्पत्ति की रस की निष्पत्ति कब होती है, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति लिया है कि रस की उत्पत्ति कब होती है, जब नट नटी आदि अनुकर्ता द्वारा राम आदि अनुकार्य के व्यवहारों का, यानी उनके जो विचार है व्यवहार है उनका इस प्रकार से परिपुष्ट किया जाता है उन विचारों को कि वो अपनी परिपुष्ट अवस्था को, उच्च अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। तो उससे इस जो ये उच्च अवस्था है उसको उपचय अवस्था कहा जाता है। इसलिए इस जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को उपचयवाद नाम भी दिया गया है। उपचयवाद, उत्पत्तिवाद है, आरोपवाद है, उपचयवाद है, ये आदि इसके नाम दिए जाते हैं। इस प्रकार जो इनका पहला व्याख्याकार है भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र के, वो है भट्ट लोलट। और भट्ट लोलट के द्वारा जो पहली बार इनके संस्कृत साहित्य में इनके जो
सूत्र है उस सूत्र की व्याख्या की गई है। अब इसकी अगर अपन विशेषताएं देखो तो सबसे पहली बात है कि ये भरत मुनि के रस सूत्र के पहले व्याख्याकार है। हालांकि ये बातें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तक केवल ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके अलावा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इन्होंने रस की मूल स्थिति कहाँ पर मानी है। ठीक है, इन्होंने मान लिया कि रस की उत्पत्ति होती है और उत्पादे उत्पादक के संबंध से, गम्य गम्य के संबंध से, संचारी भाव में पोषक पोषक के संबंध से होती है। लेकिन उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति किसके मन में होती है, किस प्रकार से होती है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जो अगर अपन देखें तो जो भट्ट लोलट है वो रस की मूल स्थिति, रस की मूल स्थिति ये मानते हैं कि जो अनुकार्य है, अनुकार्य यानी राम आदि जो मूल पात्र हैं उन मूल पात्रों में ही रस की स्थिति मानते हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि जो स्थायी भाव होता है किसी भी रस का, जो स्थायी भाव होता है, जैसे श्रृंगार रस का रति है, हास्य रस का हास है, वीर रस का उत्साह है, लेकिन ये जो स्थायी भाव होता है ये तो जो अनुकर्ता है, अनुकर्ता यहाँ पर नट नटी को कहा गया है क्योंकि वो अनुकार्य के कार्यों का अनुकरण करते हैं, तो अनुकर्ता होंगे वो। और राम आदि जो मूल नायक हैं तो उन्हें अनुकार्य कहा गया है। तो कि जो मूल रस की जो मूल स्थिति होती है वो तो किस में होती है, अनुकार्य में। और गौण स्थिति किस में होती है, रस की गौण स्थिति होती है रस की गौण स्थिति ये इन्होंने किस में मानी है, अनुकर्ता में। इस प्रकार इन्होंने जो व्याख्या की है। हालांकि बाद के जो साहित्यकार हैं या जो अपने हिंदी साहित्य के कई जो बड़े बड़े विद्वान हैं जैसे नगेंद्र जी है, वो मानते हैं कि जो इनका ये सिद्धांत है उत्पत्तिवाद सिद्धांत, ये सिद्धांत भरत मुनि के रस सिद्धांत के सर्वाधिक निकट माना जाता है। क्योंकि इन्होंने रस सिद्धांत के जो उन्होंने दिया था भरत मुनि जी ने रस निष्पत्ति का सूत्र, इस सूत्र के सर्वाधिक निकट मानने का कारण इन्होंने माना है कि इन भरत मुनि जी ने भी सबसे ज़्यादा नज़दीक स्थिति अनुकार्य में मानी है रस की स्थिति, तो उसी के अनुरूप इन्होंने जो मूल स्थिति मानी है वो अनुकार्य में मानी है। हालांकि भरत मुनि जी के रस सिद्धांत में, रस सूत्र में के बारे में उनके नाट्यशास्त्र में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि रस की मूल स्थिति किस में है और रस की गौण स्थिति किस में है। यह तो केवल जो इनके बाद के व्याख्याकार आए हैं उनमें सबसे पहले ये भट्ट लोलट जी आए, इन्होंने अब दिए कि जो रस की मूल स्थिति होती है वो अनुकार्य में होती है। जो राम आदि नायक हैं उनमें ही रस की मूल स्थिति होती है, और जो नट नटी है अनुकार्य, जिसने हम राम आदि नायक, राम सीता या मूल नायक कह सकते हैं जिन्हें, मूल नायक, ये इसमें मानते हैं। और अनुकर्ता यानी जो इनके अभिनय का अनुकरण करते हैं, नट या नटी या अभिनय करता, जिसे अपन अभिनेता कहते हैं, अभिनय करता। इस प्रकार से रस की गौण स्थिति इनके द्वारा नट नटी या अभिनयकर्ता में मानी है। तो अपन देखते हैं कि जो इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है, जिसे अपन बाद के आचार्यों ने, हालांकि इनकी जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों की आलोचना भी की है, लेकिन जो नगेंद्र जी है वो नगेंद्र जी मानते हैं कि रस की जो ये रस सूत्र है, इस सूत्र की जो सबसे निकट की परिभाषा है वो भट्ट लोलट जी के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार से इनकी केवल ये बातें याद रखनी है अपने को, भट्ट लोलट जी का केवल इतना सा याद रखना है कि इनके जो मूल संबंध है वो क्या है, इनके सिद्धांत के नाम क्या है, आरोप उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और उपचयवाद। तीसरी बात है कि रस की मूल स्थिति कहाँ कहाँ मानी गई है। सब इन्होंने मूल स्थिति मानी अनुकार्य में,
जो राम आदि नायक नायिका हैं। और रस की गौण स्थिति किस में मानी है? नट नटी या अनुकर्ता में मानी है। इस प्रकार से जो इनका सबसे पहले व्याख्याकार हैं उनकी ये जो मूल तत्व है वो इसमें ये है। और अपन अगर इसमें देखें तो ये जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो बाद के आचार्य हैं उन जैसे इनके बाद में आए शंकुक, उन्होंने कई प्रकार से इनकी आलोचना की है कि ये जो सिद्धांत है या जो इनकी जो परिभाषा है या इनकी जो विवेचना है, इस विवेचना में कई सारी कमियां रह गई है। क्योंकि जैसा सहज भी है, साधारण भी है कि अगर मूल नायक में या नायिका में या मूल कार्य में या अनुकार्य में ही अगर रस की स्थिति रहेगी तो फिर सहृदय सामाजिक का क्या होगा? क्योंकि सहृदय या सामाजिक उसके अलावा जो उसका अभिनय कर रहे नट नटी है, अगर उनमें रस की उत्पत्ति या रस का कोई भाग नहीं रहेगा या रस की स्थिति नहीं रहेगी तो वो क्यों अच्छा अभिनय करेंगे? या सहृदय या सामाजिक श्रोता है, पाठक हैं, वो क्यों उस स्थिति को, रस की स्थिति को अगर अपने में नहीं ला सकते तो क्यों उस स्थिति को देखेंगे वो? तो इसलिए जो शंकुक हैं उन्होंने कहा है कि इनके द्वारा जो सहृदय या सामाजिक की उल्लंघना की गई है उनको अब इस सिद्धांत से दूर रखा है। तो सबसे बड़ी इनकी आलोचना इसी आधार पर की गई है कि इन्होंने सहृदय पाठक श्रोता, ये सारे वही एक ही नाम है, पाठक है, श्रोता है, सामाजिक हैं, यानी जो उस काव्य के या साहित्य को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या अभिनय को देख रहे हैं, उसके लिए आता है कि इन्होंने सहृदय पाठक श्रोता की उपेक्षा की है। और उपेक्षा भी कैसे की है कि इनमें किसी भी प्रकार की रस की स्थिति इन्होंने नहीं मानी है, ना तो मूलता मानी है ना गौणता मानी है। गौणता भी इन्होंने नट नट्यादि में मानी है और मूलता भी इन्होंने अनुकार्य में मानी है। जबकि ऐसा नहीं है कि जो पहले के पात्र हैं वो पात्र अब रस की उनमें उत्पत्ति स्थिति रहती है। इस आधार पर इनकी सबसे बड़ी आलोचना की गई है। दूसरा इनकी जो आलोचना की जाती है वो उपचयवाद के आधार पर की जाती है कि जो पाठक ये अनुकर्ता है वो अनुकर्ता अनुकार्य के गुणों का वैसा अभिनय करके उसको उस अभिनय को उच्च स्थिति तक ले जाते हैं। और उस उच्च स्थिति पर ले जाने पर या परिपुष्ट अवस्था पर पहुंचने पर रस की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा मानना है भट्टलोलट जी का। तो वो जो क्या नाम से शंकुक जी है वो मानते हैं कि अगर ऐसा ही था तो जो दूसरे रस हैं सारे रसों में ऐसी स्थितियां नहीं पाई जाती कि पूर्ण अवस्था पर प्राप्त होने पर ही वो रस प्राप्त होता है। कई सारे रस है, जैसे श्रृंगार रस है, उसमें की 3-4 स्थितियां होती है। स्मित है जैसे हल्की सी मुस्कान, और इसके 3-4 रूप है। तो उन रूपों के आधार पर इसकी जो आलोचना की जाती है कि ये जरूरी नहीं कि जो स्थायी भाव की परिपुष्ट अवस्था होने पर ही रस की प्राप्ति होती है या रस की उत्पत्ति होती है। तो इस आधार पर भी कि इन्होंने इसकी आलोचना की है। दूसरा है रस की प्राप्ति में स्थायी भाव की पूर्ण परिपुष्ट अवस्था पर ही रस की उत्पत्ति होती है।
इसकी आलोचना भी शंकुक ने यह कहकर की है कि सभी स्थायी भाव केवल पूर्ण परिपुष्ट अवस्था को ही प्राप्त करे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शंकु का मानना है कि हर प्रकार के स्थायी भाव में अलग अलग जो स्थितियाँ होती है, कि एक ही स्थिति नहीं होती कि जो बिल्कुल उसी स्थिति पर जा कर के उसका जो रस है, स्थायी भाव है, वो अपने को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने शुरुआती का दिन है और जितना मैं आप जानता हूँ उतना आपको बताने का प्रयास किया है, और हो सकता है इसमें कुछ अगर आपको लगे तो बता सकते हैं कि किस प्रकार से मैं इसमें और सुधार कर सकूं। तो आज अपन केवल इतना सा इनका अध्ययन करेंगे जो अपन ने भट्ट लॉर्ड जी है इनको देखा है। कल से जो इनके बाकी व्याख्याकार हैं उनको भी अपन देखेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।